Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई तीनों का ध्यान अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो का। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टैक्सी बोट है वो काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है। बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है कि ये क्या है। ये एक हेल्थ केयर रोबोट है, ये एक एयर टैक्सी, एक वाटर टैक्सी या फिर एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये एक एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट है जो दिल्ली के अंदर रिसेंटली यूज़ किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये ऐसा दिखाई देता है और ये एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अभी क्या हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अनाउंस किया है कि उसने 1000 मूवमेंट करवा ली हैं। किससे? इस टैक्सी बोट के थ्रू। इसे डेवलप किया गया था इजराइल के द्वारा। एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके अंदर, इजराइल के अंदर उसने इसे बनाया था और कंट्रोल किया जाता है एक पायलट के थ्रू। और इसकी मूवमेंट कैसे होती है कि ये टर्मिनल गेट से इसे टेक ऑफ पॉइंट जहाँ से शुरुआत करती है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, वहाँ से लेकर जहाँ से उसको वो उड़ान भरता है वहाँ तक लेकर जाना और वापस लेकर आना, इसे मतलब प्रोसेस को दोहराना, ये इसका काम होता है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने सेव कर लिया है 500 टन कार्बन को। किसमें से? 2 लाख लीटर जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है उससे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट के अंदर है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? तुम्हारा आंसर क्या होगा? आसाम के अंदर। चलिए देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऐसे दिखाई देते हैं। 1 हॉर्न राइनो सबसे बड़े हमारे इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने के लिए, डिगिंग करने के लिए और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू करने के लिए केसेस निकल कर आ रहे हैं। और ये काम करना चाहते हैं एटलीस्ट 3 जो एनिमल कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर, जहाँ जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, और ये टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कोई भी नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसके अंदर परमिटेड नहीं है, यहाँ पे नहीं की जाएगी 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स के अंदर। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे लोकेटेड है आसाम के अंदर, और यहाँ पे देख लेते हैं हम। आसाम को भूटान टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भी टच करते हैं और बांग्लादेश भी टच करता है। और कौन कौन से स्टेट टच करते हैं आसाम को, बताइए ज़रा। काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? बागौरी रेंज जो नागौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आसाम के अंदर। इतना डीप में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये 1908 में बनाया गया था। इसे डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है टाइगर की प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, दुनिया के अंदर। और 2/3 जो वर्ल्ड के ग्रेट 1 हॉर्न राइनो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग की जाती है, पॉपुलेशन जो एलिफेंट की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रतन ओझा ये रिसेंटली पास्ट हुए होंगे, इनकी डेथ हो गई है। ये एक थिएटर आर्टिस्ट थे और एक्टिविस्ट भी थे। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? उड़ीसा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आसाम। दूसरा क्वेश्चन नहीं है आसाम के बारे में। ये ऐसे दिखाई देते थे, ये इनकी पिक्चर है। वर्तन, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो, आसामी नहीं आती मुझे। वर्धन थिएटर आर्टिस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे आसाम के अंदर। रतन ओझा ये रिसेंटली पास्ट अवे हो गए गुवाहाटी के अंदर। इन्होंने बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रिवाइव करने के लिए जो थिएटर प्ले होती हैं उसको स्टेट के अंदर, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी सारे जो सोशल इश्यूज होते हैं कंट्री के अंदर उनके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इनके जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है थिएटर आर्ट के लिए, और ये इसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा? जो स्टेट अवार्ड है आसाम का, सूर्य अवार्ड, ये भी मिला था इनको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को। किसके बारे में? म्यूक्रोमाइसिस, इसके बारे में बताना है। ये एक रेयर इन्फेक्शन है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसे कहा जाता है म्यूक्रोमाइसिट्स। और इसका ट्रांसमिशन, ये एक ट्रांसमिशन डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा
इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देख लेते हैं हम। ये ऐसे दिखाई देता है, शुरुआत होती है इसकी नाक से और आँखों से। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है, आप वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। माइक्रोम्यूसिस है वो एक सीरियस और रेयर फंगल डिजीज़ है जो कोज होता है मोल्ड्स के द्वारा। प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, ये मोल्ड्स के द्वारा होता है। जैसे कि मोल्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होता है, वो अटैक कर देता है। जैसे कि फंगस आपने काफ़ी बार देखने को मिली होगी, जैसे ब्रेड वगैरह रखा होता है तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम हमें फंगस देखने को मिलती है। तो वो मोल्ड्स एक साथ अटैक करते हैं उसके ऊपर, तब ये बनता है, जिसे म्यूकोमाइसिट्स बोलते हैं। जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और इसकी वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है वो फाइट करने की जर्म से और सिकनेस से वो कम होती है। इस वजह से उनके ऊपर अटैक करती है ये। और एक बात, ये लोगों से के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं, तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलेथिया बे है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में, कोरोमंडल कोस्ट में, या कोंकण कोस्ट के अंदर? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, अंडमान। देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ग्रेट निकोबार के नीचे इंडियन ओशन के पास में ये है गलाथा नेशनल पार्क, और यहीं पे है गलाथा बे। देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी और नॉलेज ले लेते हैं। गलाथा बे है वो अंडमान और निकोबार के अंदर है, और ये आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है किसके लिए? जो लेदर बैक जो टर्टल होते हैं उनके लिए। यहाँ पे 3 डिकेड से सर्वे किया जा रहा है और उसी के अंदर ये पाया गया है। और इकोलॉजिक सर्वे क्या है वो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर रिपोर्ट किया है। यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं जो कि सिर्फ यहीं पे मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार शेरो है और ग्रेट निकोबार क्रेक भी है, और निकोबार फ्रॉग भी है, और निकोबार कैट स्नेक भी है। न्यू शिंक, जिसे लिपिनिया एसपी बोलते हैं, ये न्यू लिजार्ड भी देखने को मिलता है, जिसे कि डिबामुस एसपी बोलते हैं। और एक स्नेक है जो कि लाइकोडोन एसपी बुलाया जाता है, ये यहाँ पे पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2022 के अंदर हम गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए 4 पर्सनल हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है रशिया के अंदर। हमें बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तुम्हारे ऑप्शंस हैं इसरो, IAF, मार्कोस, या फिर इंडियन नेवी। हमारा आंसर क्या होगा? IAF। देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली 4 मैन हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है IAF से, इंडियन एयरफोर्स से, ताकि उनको गगनयान मिशन के अंदर भेजा जा सके, जो मिशन है जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति को स्पेस में भेजने वाले हैं, और इन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए रशिया में भेजा गया है। गगनयान मिशन है वो ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है, एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा मिनिमम 7 दिन के लिए 2022 के अंदर। ह्यूमन स्पेसिफिक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग? माइंस एंड मिनरल है, डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल 2021 इसके बारे में। ये बिल है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है रिजर्वेशन जो माइन का होता है पर्टिकुलर एंड यूज़ के लिए, और ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑक्शन करे माइंस की स्टेट के, अगर स्टेट फेल हो जाता है इसके अंदर। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और हमसे पूछा गया है कि नॉन करेक्ट कौन सी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। माइंस एंड मिनरल सेक्टर के अंदर हमारे पास एक और रेगुलेशन एक्ट है जो कि है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957। रिसेंटली लोकसभा है उसने क्लियर किया है माइंस एंड मिनरल्स जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR अमेंडमेंट बिल बोला गया है 2021 का। और इस एक्ट के अंदर ये एक्ट एम्पावर करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो रिजर्व कर सके कोई भी माइन है उसको लीज पर देने के लिए ऑक्शन के थ्रू कैप्टिव माइंस का एंड यूज़ करने के लिए। और ये बिल है एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, अगर ऑक्शन कंप्लीट नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑक्शन कंप्लीट करेगी। इसके अंदर भी सिमिलर बात है, अगर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट वो अनेबल होती है ऑक्शन करने की प्रोसेस को टाइम पीरियड जितना दिया गया है उसके अंदर पूरा करने में, तो मे भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पूरा करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इथेनॉल के बारे में? इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? मेज़, जवार और बाजरा के अंदर से। E20 ये फ्यूल है, ये ग्रीन फ्यूल है
जो कि 20% जो ब्लेंड है वो इथेनॉल और गैसोलीन का है। फिर क्या है, बायो इथेनॉल है वो मिक्स है, पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है और ताकि लोअर कर सके एमिशन हम कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है वो करेक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये सभी सही हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। इथेनॉल या फिर इथेनॉल अल्कोहल, ये क्लियर होती है, कोई कलर नहीं होता है इसके अंदर और ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो कि प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक बेवरेज का, जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उनका। और इथेनॉल है एक वो नेचुरल बायो प्रोडक्ट है। अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं प्रोड्यूस का तो हम हाइड्रेशन जो इथेनॉल का है उसके करते हैं तो इथेनॉल हमें मिल जाता है। और एथेनॉल एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं फूड ग्रेन से। 2018 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एम्बिट करी थी, EBP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्यूल किससे, जो सरप्लस क्वांटिटी होती है फूड ग्रेन्स के अंदर, जैसे कि मेज है, जवार है, बाजरा है, फ्रूट है या फिर वेजिटेबल वेस्ट है, उससे। अर्लियर ये सिर्फ एक्सेस की गई थी शुगर केन प्रोडक्ट्स के लिए अलाउ थी। उसके लिए E20 फ्यूल है वो इथेनॉल से बनाया जाता है। ये ग्रीन फ्यूल है, इसके अंदर 20% इथेनॉल और गैसोलीन को मिलाया जाता है। इसे यूज़ करते हैं कॉमर्शियल फ्यूल के लिए, तो हम रिड्यूस कर पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के रिडक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। भी इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 80% हम ऑयल है वो दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम सेव कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि हमें दूसरे देश से अगर कुछ ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सचेंज में क्या देना पड़ता है, हमें डॉलर देना पड़ता है। तो अगर हम खुद के ही देश में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इस मामले में, तो हम एक्सचेंज भी कम दे पाएंगे, दूसरों को कम देना पड़ेगा, और हम बूस्ट कर पाएंगे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, किसी और के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बायो इथेनॉल है वो एक ग्रीन फ्यूल है जो कहाँ से निकाला जाता है, कॉर्न और शुगर केन है उनके फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम निकाल सकते हैं बायो इथेनॉल को। 1 लीटर इथेनॉल है वो कंटेन करता है कितनी, 2/3 एनर्जी है उसको प्रोवाइड करवाता है 1 लीटर पेट्रोल के मुकाबले। और बायो इथेनॉल है अगर उसे हम पेट्रोल के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि हम परफॉर्मेंस बढ़ा पाएंगे हमारी इंजन की, कंबस्टन की, और लो कर पाएंगे एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है उसको भी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट सोर्स जो स्टडी की जाती है, इंटीरियर जो अर्थ की स्टडी की जाती है। 2 सोर्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमसे पूछा गया कि डायरेक्ट सोर्स है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशन, फिर है सिस्मिक एक्टिविटी, फिर है मैग्नेटिक फील्ड, फिर है वोल्केनिक इरप्शन। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा वोल्केनिक इरप्शन। ये आप देख सकते हैं ऐसे वोल्केनो फटते हैं, उसके अंदर से लावा निकलता है, तो हम उसकी स्टडी करके बता सकते हैं कि इंटीरियर कैसा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का तो क्या होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, और जिसकी वजह से साइंटिस्ट हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, इंटीरियर को जानने की, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, नेचर सोर्स के ऊपर, जो कि 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा है, सरफेस रॉक, वॉल्केनिक इरप्शन, इन फॉर्म में मिलते हैं। और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है हमारे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकर, ग्रेविटेशन के बारे में जानकर, सीस्मिक एक्टिविटी और मीटियोरॉइड्स, इनके बारे में जानते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा 73rd अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हमें ये बताना है। टाउनशिप से, पंचायत से, म्यूनसिपैलिटीज से, या फिर डायरेक्ट बोर्ड्स के से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पंचायत से रिलेटेड है। देख लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1992 के अंदर प्रोवाइड किया गया था प्रेजेंट शेप देने के लिए पंचायती राज सिस्टम को, और नया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने सेटअप कर लिया है 3rd लेवल के ऊपर, जिसे विलेज बोला जाता है। इंटरमीडिएट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी, और जो स्मॉलर स्टेट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन होती है लेस देन 20 लाख, उनके पास 2 टायर सिस्टम ही चलेगा, उनके अंदर विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होता है ये। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।